नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, टीकों की कमी से बंद हो रहे हैं टीकाकरण केंद्र। टीकाकरण में 82% की कमी। मोदी सरकार चलाएगी पॉजिटिविटी अभियान, राहुल पीके ने बताया प्रोपेगंडा। निशाने पर कोरोना मददगार, पप्पू यादव के बाद दिलीप पांडे के पीछे पड़ी सरकार। पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए घटिया वेंटिलेटर, फरीदकोट में 80 में से 71 खराब। मोदी राज में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना जारी, कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। देश भर में कोरोना के टीकों की भारी कमी हो गई है। बहुत सारे राज्यों में टीकाकरण केंद्र बंद किए जा रहे हैं, तो कई राज्यों में उनकी रफ्तार एकदम से घटा दी गई है। केंद्र और टीका बनाने वाली कंपनियों ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। सिसोदिया ने कहा था कि हमने कुल 1,34,00,000 कोरोना वैक्सीन की मांग की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। हम दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 केंद्रों को बंद करने की नौबत आ गई है। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य भी लगातार वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने तो 18 से ऊपर की उम्र का टीकाकरण रोक दिया है। उधर केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत सबसे बड़ा टीका उत्पादक देश है। भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन टीके की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आ गई है। मोदी जी वैक्सीन फैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई, मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया? अमेरिका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को इसके बहुत पहले ऑर्डर दे दिए थे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असंभव है। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार की जो टीका नीति है, वैक्सीन पॉलिसी है, उसके धज्जियां उड़ रहे हैं, उसके परखचे उड़ रहे हैं, उसका मजाक बन गया है। हालांकि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि टीका नीति में कोई दखल न दे, टीका नीति हम खुद देखेंगे। लेकिन क्या उसके पास कोई टीका की नीति है? जो उसने प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को भी टीके लगेंगे, लेकिन जो पहले घोषणा हुई थी 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को टीका लगाने की, उसके लिए भी अब टीका अपर्याप्त हो रहे हैं। उनको लगाने के लिए टीके राज्यों के पास नहीं है। केंद्र सरकार ने 2 मुही पॉलिसी बना रखी। एक तरफ वो कह रही है कि राज्यों को हमने अधिकार दे दिया कि आप जहां से चाहे टीके खरीद लें। दूसरी तरफ भारत बायोटेक कह रही कि हम तो केंद्र सरकार को ही देंगे, हम राज्यों को नहीं देंगे। तो ये क्या खेल खेल रही है केंद्र सरकार राज्यों के साथ? इसको मजाक बना दिया उसने। वो इस पूरी टीका की गंभीरता को नहीं समझ रही है। इस टीकाकरण पर ही कोरोना से पूरी लड़ाई टिकी हुई है। जितना रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा, उतनी तेजी से हम कोरोना पर कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन जैसा कि जाहिर है कि इस सरकार ने पहले कभी सोचा ही नहीं कि हमें टीके समय पे लगवाने की जरूरत पड़ेगी। इसने सोचा था कि कोरोना तो चला गया, तो वैक्सीन के ऑर्डर भी नहीं दिए, बहुत बाद में जाकर दिए, और उसमें से भी एक बड़ा 6 करोड़ वैक्सीन विदेशों को निर्यात भी कर दिया। और उन देशों को जिनके पास पहले से पर्याप्त टीके थे, उन्होंने उसको स्टॉक कर लिया। तो हमारे सरकार ने अगर छोटे मोटे गरीब देशों को वैक्सीन दी होती तो मानते कि एक बड़ा उपकार का काम हमारी सरकार कर रही, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण सरकार ने
हरकतें की हैं और जिसका नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, संक्रमण में इजाफा हो रहा है और 1 अगस्त तक इस देश में पता नहीं कितनी मौतें होंगी। मौतें हो रही हैं, उनकी गिनती कम हो रही है। हम जानते हैं कि श्मशान में, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं है और अब तो नदियों में लाशें मिल रही हैं और 1-2 नहीं 50 की संख्या में मिल रही हैं। तो ये पूरी टीका नीति ध्वस्त हो चुकी है, बल्कि टीका नीति कोई थी ही नहीं सरकार के पास। ये झूठ बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट से और ये भारत बायोटेक का जवाब उसकी पूरी पोल खोलने के लिए काफी है। राज्यों ने तो अपने जिम्मे ले भी लिया था कि हम खुद खरीदेंगे टीके। उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो सक्षम ही नहीं है या उन्हें केंद्र सरकार ने कोई दूसरे निर्देश दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी योजना चौपट हो गई है और अब तमाम देश भर में टीकाकरण सुस्त पड़ गया। 82% छोटा पड़ गया है, सुस्त पड़ गया। आप सोचिए ऐसे समय में जब इसको 82% और तेज किया जाना चाहिए था, तब ये कम पड़ गया। कम से कम 50 लाख टीके रोज लगेंगे, तब हम एक समय के भीतर सबको वैक्सीनेट कर पाएंगे, टीका लगा पाएंगे और कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन आज आलम यह है कि 6-7 लाख टीके ही रोजाना लग रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पस्त हो चुके हिंदुस्तान के लोगों से मोदी सरकार कहने जा रही है कि वो पॉजिटिव रहें, यानी सकारात्मक बातें सोचें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिनके परिजनों ने ऑक्सीजन, दवाइयों और बिस्तरों की कमी के कारण अस्पतालों में तड़प तड़प कर दम तोड़ा है और फिर स्मशान घाटों में नरक जैसे हालात देखे हैं, उनसे आप पॉजिटिव रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मोदी सरकार और बीजेपी के इस सकारात्मकता अभियान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि रेत में सिर छिपाना सकारात्मक नहीं है, पलायन करना सकारात्मक नहीं है, देशवासियों के साथ धोखा है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब पूरा देश दुख और त्रासदी से जूझ रहा है, पॉजिटिविटी फैलाने के नाम पर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। किशोर ने कहा है कि पॉजिटिव रहने के लिए हमें सरकार के अंधे प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है। सच को छिपाने के सरकार के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक होता है प्रोपेगेंडा। यानी प्रोपेगेंडा के जरिए आप एक तो सच से ध्यान हटकाते हैं, लोगों को दूसरी तरफ सोचने की आदत डालने को कहते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, तो आप उसके बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि आप सुखी हैं, आप खुश हैं, दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही, उनके बारे में सोचिए और अपने घावों को भूल जाइए, अपने पीड़ाओं को भूल जाइए। अगर कोई दुख है तो उसको भूल जाइए। तो एक तो तरीका ये होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि आप सच को झूठ बताएं और झूठ को सच बताएं। तो ये दोनों तरीके इस प्रोपेगेंडा में नजर आ रहे हैं। साफ है कि लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने कोई गलती नहीं की है, सरकार ने बहुत अच्छे से इस कोरोना संकट को संभाला है। ये तो जो दूसरे लोग हैं प्रोपेगेंडा करके आपके अंदर निगेटिविटी भर रहे हैं, आपको सरकार के विरोध में तैयार कर रहे हैं, आपके अंदर भावनाएं पैदा कर रहे हैं। तो इनसे बचिए, आप निगेटिव लोगों से, निगेटिविटी फैलाने वालों से बचिए और हम जो बोल रहे हैं वो पॉजिटिविटी है। यानी सच से मुंह मोड़ लीजिए और सरकार की खामियों को मत देखिए, ये मान के चलिए और खुश रहिए। तो ये सकारात्मकता अभियान का संदेश है, जो जाहिर है कि ऐसे समय में जब इस महामारी से लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने परिजनों को खो रहे हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक किया जाए कि आप सकारात्मक रहिए, ये और भी मुझे लगता है कि इस सरकार के खिलाफ लोगों को लामबंद करेगा कि ये सरकार उन्हें राहत तो नहीं पहुंचा सकती, उनकी पीड़ाओं का मजाक जरूर बना सकती। अगली खबर लेते हैं।
कोरोना महामारी के दौरान सरकारी इंतजामों से त्रस्त लोगों की मदद करने वालों पर सरकार ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। पहले आम लोगों के खिदमतगार बने पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई और अब आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने समन भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को पांडे से कहा है कि वे कोरोना की दवाइयों का अवैध वितरण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और लोगों की सेवा में अपनी टीम के साथ दिन रात जुटे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को भी समन भेजा जा सकता है। बता दें, अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दिलीप पांडे के अलावा बीवी श्रीनिवास, गौतम गंभीर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोरोना काल में लोगों की भरपूर मदद कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा और बीजेपी सांसद सुजय विखे का नाम भी शामिल है। इस याचिका में मेडिकल माफिया और राजनेताओं का गठजोड़ होने की बात कही गई है। आरोप लगाया गया है कि ये लोग कोविड दवाइयों का अवैध वितरण कर रहे थे। अब सोचिए कितनी दुखद बात है कि ऐसे कोरोना के समय बहुत सारे लोग जान हथेलियों पर लेकर अपने को जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बीवी श्रीनिवास जैसे लोग और दिलीप पांडे जैसे लोग, गौतम गंभीर तो एक चुरकट किस्म के नेता हैं जिन्होंने कुछ रेमडेसिविर खरीद कर रख ली थी और उसको स्टॉक करके वो दे रहे थे, तो वो कोई बहुत बड़ी मदद नहीं कर रहे थे, वो एक लोकप्रियता हासिल करने का खेल कर रहे थे। लेकिन दिलीप पांडे, जिनका पूरा परिवार ही कोरोना संक्रमित हो चुका है, और बहुत सारे लोग देश भर में सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो इस समय जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। उनको उनकी सहायता करने के लिए बेड, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, तमाम हॉस्पिटल से संपर्क करना, कहाँ कहाँ से क्या इंतजाम हो सकता है उसका जुगाड़ करना, इस सब में लगे हुए हैं। और ऐसे में सरकार को क्या सूझ रहा है, और सरकार से जुड़े संगठनों और अंधभक्तों को सूझ रहा है कि इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि इनकी सेवा से सरकार की पोल खुल रही है। क्योंकि बीवी श्रीनिवास जब काम करते हैं तो सरकार की खामियां निकल कर आती हैं कि सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति जिसमें सोनू सूद भी हैं और मध्य प्रदेश और देश के बहुत सारे हिस्सों में काम करने वाले स्वयं सेवक हैं, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो आप कहीं नहीं पाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सामाजिक कार्यों में जुट पड़े हैं ऐसे कोरोना के समय में। तो दुर्भाग्य, अभी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा NSA लगाने की बात कर दी थी कि जो सोशल मीडिया में इस तरह की खबर शेयर करेगा उस पर NSA लगाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब हड़काया तो उनको समझ आ गई होगी, उम्मीद करना चाहिए। एक अमेठी के एक युवक पर तो मामला दर्ज करा दिया गया था क्योंकि उसने अपने नाना के बारे में एक पोस्ट डाली थी कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप देखिए किस तरह से प्रताड़ित कर रही है सरकार, क्योंकि उसे लग रहा है कि इनकी वजह से उसकी चमक धुंधली पड़ रही है, उसकी पोल खुल रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है हिंदुस्तान में। सरकार की सोच में बहुत दरिद्रता है और ये बार बार दिख रही है। अगली खबर लेते हैं। पीएम केयर्स फंड के पैसे से मंगाए गए वेंटिलेटरों की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। ताजा खबर पंजाब के फरीदकोट से है। यहां पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटरों की एक बड़ी संख्या उपयोग में नहीं लाई जा पा रही है। इसके पीछे उनकी खराब गुणवत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये वेंटिलेटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटरों में से 71 80 में से खराब हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये 1 या 2 घंटों के भीतर ही बंद हो जाते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के भी कई अस्पतालों से ये रिपोर्टें आई हैं कि पीएम केयर्स फंड द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर खराब हैं। भोपाल के एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने भी शिकायत की है कि पीएम केयर्स फंड द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर में खराबी हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों के पास ऐसा प्रशिक्षित स्टाफ ही नहीं है जो इन मशीनों को चला पाए, इसलिए इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 72 वेंटिलेटर हैं, लेकिन केवल 5 ही इस्तेमाल में ले जा पा रहे हैं क्योंकि अस्पताल के पास ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं जो इनको चला पाएं। शहडोल मेडिकल कॉलेज में भी 24 वेंटिलेटर हैं, लेकिन अस्पताल इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी वेंटिलेटरों के खराब होने की सूचनाएं आ रही हैं। वहीं पिछले महीने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर खराब निकले हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने 1000 वेंटिलेटर भेजे थे, लेकिन ये 2-3 घंटे बाद काम करना बंद कर देते हैं। तो आप देखिए कि पीएम केयर्स फंड इतने ज़्यादा गोपनीयता रहस्य के साथ बनाया गया, उसके लिए पता नहीं कहाँ से किस किस तरह से पैसे इकट्ठे किए, कहा गया कि कोरोना महामारी से लड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो भी इस पीएम केयर्स फंड से खर्च किया गया है उसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। जो उपकरण खरीदे गए हैं वो खराब निकल रहे हैं, नाकारा निकल रहे हैं, उनमें तमाम तरह के फॉल्ट निकल रहे हैं। और ये पहले ही 6-8 महीने पहले जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उन्होंने भी इन वेंटिलेटर को खराब बताया था। लेकिन पता नहीं किस आधार पर वेंटिलेटर बनाने वालों को ये ठेके दिए गए। कई ये बातें भी सामने आई हैं कि ऐसे लोगों को ठेके दिए गए जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं था वेंटिलेटर बनाने का, और उनमें से कुछ गुजरात के भी थे। तो गुजराती कनेक्शन भी इसमें काम आ रहा है। पीएम केयर्स फंड से पैसा गुजरातियों को भी देने की कोशिश की जा रही है। गुजराती व्यापारियों को माला माल होने का एक जरिया बन रहा है पीएम केयर्स फंड। बहरहाल इतने सारे वेंटिलेटर इतना पैसा खर्च करके भेजे गए, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से पता नहीं सैकड़ों मरीज मर गए होंगे, बहुत सैकड़ों मरीज मर रहे होंगे। तो आप ये देखिए कि इस सरकार ने कोरोना से निपटने में जो बहुत सारी खामियां की हैं उसमें से ये एक और बहुत ही गंभीरतम खामी है कि जो कुछ भी पब्लिक के पैसे इकट्ठे हुए थे उनका दुरुपयोग हुआ है। एक तरह का करप्शन इसे माना जाना चाहिए और एक तरह की आपराधिक लापरवाही भी इसे करार दिया जाना चाहिए। और जिन्होंने भी इसकी खरीद में भूमिका निभाई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ये ऐसे कोरोना काल में एक महा अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन इजाफा किया गया है। इसके कारण तेल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड छू लिए हैं। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 पैसों की बढ़ोतरी की गई है। ये इस महीने 7वीं बार है जब तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों तक कीमतें बढ़ाई गई। केवल इसी महीने में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.65 की वृद्धि की गई है, तो डीजल की कीमत में ₹1.88 की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹92 को पार कर गई है, तो डीजल की कीमत ₹82.61 प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹98.36 प्रति लीटर है, तो डीजल की कीमत ₹89.75 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल की कीमत पहली बार रिकॉर्ड तोड़कर ₹100 प्रति लीटर के पार हो गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के अनूपपुर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत ₹100 पार कर चुकी है। पहली बार महाराष्ट्र में भी पेट्रोल की कीमत ने शतक लगा दिया है। महाराष्ट्र में इस हफ्ते परभणी जिले में पेट्रोल की कीमत ₹100.74 तक पहुंच चुकी है। तो आप देखिए कि जब चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों के, तब तो जगह जगह से इसे रोक दिया गया, इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई एक तरह से कि फिलहाल ये बढ़ोतरी न की जाए। लेकिन अब देखिए कि साफ हो रहा है कि एकदम से दाम में बढ़ोतरी की जा रही है, तो चुनाव पर इसका कोई असर ना हो, प्रभाव ना पड़े, इसलिए उस समय दामों को नियंत्रित रखा गया। नियंत्रित क्या रखा गया, हम तो पहले से जान रहे हैं कि पिछले 7 सालों में लगातार, शुरू के 2 साल छोड़ दें तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही कम कीमत थी, तब भी लगातार कीमतें बढ़ती रही और सरकार ने कभी उनको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले 2 साल से इसमें बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पिछले 6-7 महीनों में और भी तेजी से। दुर्भाग्य ये है कि कोरोना के समय जब इन दामों को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही आम लोगों की इनकम में कमी आई है, उनकी आमदनी घटी है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का रोजगार बंद हो गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो व्यापारी हैं उनका व्यापार प्रभावित हुआ है। तो ऐसे समय राहत देने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि
ये जो इसका दामों में बढ़ोतरी होती है पेट्रोलियम की, तो उसकी पूरी महंगाई पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ढुलाई जिन चीज़ों को होती है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो वहाँ से महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि जब इस तरह से दाम बढ़ते हैं तो कंजम्पशन कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाती है तो जाहिर है कि सप्लाई भी कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी। तो ये एक छोटा सा गणित है जो कोई भी साधारण सा अर्थशास्त्र जानने वाला जानता है, और अगर सरकार के पास दिमाग होता थोड़ा सा भी अर्थशास्त्रियों वाला, तो वो इस पर काम कर रही होती कि ऐसे समय जब लोगों की इनकम बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए तो ये इनकम में जेब कतरी कर रही है, डाके डाल रही है लोगों की जेबों पर। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है, बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है, बहुत दुखदायी प्रवृत्ति है, और ये बताता है कि इस आपदा में भी ये सरकार अवसर तलाश रही है, लोगों की जेब काटने का, टैक्स बढ़ा रही है, ये महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।